चलिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हालांकि है वो भी इक्विलिब्रियम ही, केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ वाली है वो कौन, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयंस का इक्विलिब्रियम अपने आप में एक वास्ट केमिस्ट्री है। सो हेडिंग लिखो आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयंस का इक्विलिब्रियम होता है। इसमें एक्वस फेज जनरली हम डील करते हैं। जनरली हमसे क्वेश्चंस जो होते हैं सॉल्यूशन फेज में एक्वस फेज को हम डील करते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर फिर हम यहीं पे इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन करते हैं जो आयनों में टूटे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। शुरुआत ही करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वैसे तो इस चैप्टर के ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को कम कंफर्टेबल लगता है। इस चैप्टर में बच्चे कई बार थोड़ा फैल जाते हैं, कई बार वो थोड़ा सा डिस्करेज भी फील करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं चल रही होती है, यही कारण है। थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा बन जाते हैं, इसमें केसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स कई बार ये नहीं समझ पाते कि कौन सा केस एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे, रोज का काम रोज करोगे, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो लेट अस स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। मेजर 4 पार्ट है इसके। शुरुआत में तो डेफिनेशन है, 1-1.5 लेक्चर डेफिनेशन चलती है। उसके बाद पहला पार्ट होता है पीएच कैलकुलेशंस ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। दूसरा होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तीसरा होता है बफर सॉल्यूशन एंड टाइट्रेशंस। एंड द लास्ट पार्ट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए बात करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम में चलिए पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो नाम से मालूम पड़ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये वो सब्सटेंस होते हैं विच डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर, डिसोशिएट almost completely in water। पानी के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइज, डिसोशिएट और आयोनाइज। आयोनाइज लिखो, वो ज़्यादा अच्छा शब्द है क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, आयंस में टूटेंगे। आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर, हाईली कंडक्टिंग। हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। कंडक्टिविटी से ही मालूम पड़ता है कि सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा थोड़ी है कि जैसे नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी वो डुबोते ही टूट जाता है आयनों में। कौन से, Na+ एक्वस एंड Cl- एक्वस। बढ़िया हाइड्रेशन होता है इसका, टूट जाता है आयनों में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा थोड़ी है कि बस लिया हमने, डुबोया और मालूम पड़ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा थोड़ी है कि नमक लिया और मान लो ये कहा ना जाए कि ये नमक है। मान लो आपसे कहा ना जाए ये नमक है, आपको एक सफ़ेद पाउडर दे दिया जाए, मुंह पर पट्टी बांध दी जाए ताकि ना चख सको और ना सूंघ सको। सूंघने से तो खैर कैसे मालूम पड़ेगा, स्मेल तो नहीं होती उसमें, बट टेस्ट ना कर सको। और आपसे कहा जाए कि बताओ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप लो उसे और एक मग पानी लो, पानी में डुबो और मुंह डाल के पट्टी खोलो, पहले मुंह डाल के देख लो Na+, Cl-, Na+, Cl-, गिन लो। पागल हुए हो क्या? ऐसे थोड़ी होता है। अरे मुंह डाल के थोड़ी गिन पाओगे उसमें कि हाउ मेनी कैटायंस एंड हाउ मेनी एनायंस आर देयर ना। बिलियंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विल बी देयर इन द स्मॉल सैंपल आल्सो। सो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ फाइंडिंग हु इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हु इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? That we learn in electrochemistry, that is by measurement of molar conductivity of solution। ये भी सिलेबस में है और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये कहाँ पढ़ते हैं इस सबको हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। खैर वो एक अलग चैप्टर है, आएगा वो भी। तो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशंस हैं। एग्जांपल्स जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4,
HClO3. These are considered to be the strong electrolytes, strong acids. तो strong acids का example है ये, ध्यान रखें, याद भी रखें कि these are the examples of strong acids. और example जैसे strong bases. स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कौन? एल्कली मेटल्स के LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स. नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेना, वो घुलता ही नहीं, KSP काफ़ी लो है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पार्शली सॉल्युबल है पानी के अंदर. तो यही एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको एज ए स्ट्रॉन्ग बेसिस. जो सिखा रहे हैं वो सीखो. एंड सॉल्ट्स. सॉल्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. जैसे सॉल्ट्स में कौन? जैसे NaCl, बेरियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके के पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इस टाइप के एग्जाम्पल्स अगर ले लेंगे एटसेट्रा. तो दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर. एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वो नाम से मालूम पड़ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयन थोड़े कम देंगे ये. इसका मतलब दे विल आयोनाइज पार्शली इन वाटर. आयोनाइज पार्शली इन वाटर. पानी में कम आयोनाइज होंगे ये. लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन. कंडक्टिविटी काफी कम होती है इनकी. और एग्जांपल्स जैसे वीक एसिड्स. वीक एसिड्स के एग्जांपल जैसे RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड ऑल दैट. HCN, H2CO3, H3PO4, ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं HOCN, HOCl, etc. These are the examples of the weak acids. For example, weak bases. जनरली अमोनिया के डेरिवेटिव्स जैसे अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पानी के अंदर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह बिहेव करता है. जैसे एनिलीन. कौन एनिलीन? जैसे NH2, NH2, etc. So these are the examples of weak bases. अमोनिया के डेरिवेटिव्स जैसे और एग्जाम्पल जैसे RNH2, etc. So these are the examples of weak bases, weak acids. ये हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड. ये सब एग्जाम्पल्स हैं इन सब के वीक इलेक्ट्रोलाइट के. एक बार ये नोट करो एग्जाम्पल्स के साथ में. लिख लिया होगा आपने. Then comes third, non-electrolyte. Non-electrolyte नाम से मालूम पड़ रहे हैं आयोनाइज ही नहीं होते. Do not undergo ionization in water. पानी में आयोनाइज नहीं होते. अब आयोनाइज तो हो नहीं रहा पानी में, इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग. ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन. अच्छा, ऑलमोस्ट क्यों सर? जब आयन ही नहीं है तो कंडक्टिंग तो जीरो होना चाहिए फिर तो. अरे नहीं, पानी भी तो थोड़ा सा कंडक्टिव होता ही है. वाटर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर का होता तो है थोड़ा सा H+ और OH- में, वो भी पढ़ेंगे हम अभी इस चैप्टर में. तो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी तो आती है एक्वस सॉल्यूशंस में पानी की वजह से, इन कंपाउंड्स की वजह से नहीं.
जैसे एग्जांपल्स, ये कंपाउंड पानी में घुल तो जाते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इस तरह के एग्जांपल्स। तो ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, एथिलीन ग्लाइकोल एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स जो पानी में घुल तो जाते हैं, और जैसे अल्कोहल, C2H5OH एक्सेट्रा, ये पानी में घुल तो जाते हैं बट आयोनाइज नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो गाइज ये थे क्लासिफिकेशन, हमने चलिए चैप्टर बिगिन कर दिया आयनिक इक्विलिब्रियम का। आगे की बात आगे बढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट्स इट फॉर नाउ। तो आयनिक इक्विलिब्रियम हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स क्लासिफाई किए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, एग्जाम्पल्स बताए थे विच आर इम्पॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में इन एग्जाम्पल्स की आपको जहाँ तहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात थी। नेक्स्ट हेडिंग इसे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। तो लिखो, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन क्या है ये, कि यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर आप पानी में डुबोते हो और वो एक्वस मीडियम में जाने के बाद वो डिसोशिएट होता है, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द आयंस, फॉर्म्ड आयंस एंड द अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखो, इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट there exists a dynamic equilibrium between formed ions and undissociated electrolyte। ये बात है, इसको मैं अगर मैथमेटिकली अगर कहना चाहूँ तो मान लो जैसे कोई एग्जांपल लो, AB एक्वस, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली आयोनाइज हुआ टू फॉर्म A+ एक्वस आयनों में एंड B- एक्वस। मान लो इसकी कंसंट्रेशन C थी 0,0 एट T = 0। शुरुआत में AB कंसंट्रेशन C थी, A+ और B- की कंसंट्रेशन 0,0 है। अब अगर मान लो ये टूटा एट T = T इक्विलिब्रियम, एट T = T इक्विलिब्रियम, मान लो C1 - अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ आयोनाइज हो रहे हैं तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो वन सेम थिंग। तो कितना खर्च हुआ ये? C α खर्च हुआ, तो क्या बना? C α। क्या बना? C α। अब हर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये बात कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में है तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा उसका। तो K इक्विलिब्रियम फॉर दिस डिसोसिएशन रिएक्शन इज कंसंट्रेशन ऑफ A+, कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB, ऑल एट इक्विलिब्रियम। हालांकि अंडरस्टूड है, ऑल एट इक्विलिब्रियम। जरा K इक्विलिब्रियम पर आओ तो यहां पर आप कह पाओगे K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू A+ की कंसंट्रेशन कितनी है? C α इंटू C α अपॉन C1 - अल्फा। एक C कैंसिल आउट हो गया, तो देखो ये आ गया K डिसोसिएशन बोल दो क्योंकि डिसोसिएशन रिएक्शन है। तो K डिसोसिएशन इज इक्वल टू C α² अपॉन 1 - अल्फा। बोल दो इक्वेशन नंबर 1, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक ही बात है वो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरीके से आप ये कहते हो। अब बात आती है कि ये जो अल्फा है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो दैट वी कैन टॉक अबाउट। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा।
व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तक की बात नोट करो और लिखो हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। नोट करो इसको। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। अल्फा कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो इसी बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा इज नियरली 1, कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो कह सकते हो अल्फा इज नियरली 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट much less than 1 for a weak electrolyte। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से काफी कम होती है, मगर अल्फा की वैल्यू लगभग 1 होती है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? ऑब्वियस ही बात है, मान लो एसिडिक एसिड है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या मान लो NaCl ही ले लो। NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट किस में? पानी में। NaCl is a strong electrolyte in water, complete ionization, but NaCl does not dissolve in benzene। बेंजीन में वो soluble ही नहीं है, डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जनरली आयनों में तोड़ने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का, इसका नेचर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो लिखो हायर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of solvent, greater will be alpha of electrolyte। अच्छा, water is one of the best solvent for electrolyte। Why? Because water has got very high value of dielectric constant, nearly 80। water जिसका dielectric constant is very high, एट्टी के आसपास। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 है, इज वेरी हाई। वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू इट्स वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों ध्यान दो, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा आयनों में आसानी से तोड़ देगा वो, और अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हायर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, ग्रेटर विल बी अल्फा फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू इट्स वेरी हाई VERY, वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे, जरा एक बार समझना। आप सभी बच्चे ये तो जानते ही हैं, कूलम्स लॉ तो समझते ही हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऐसे बोलता है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन D इंटू R स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ। दिस इज कूलम्स लॉ, जहां पर D कौन है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है ये डी। अब एक बात ध्यान दो, डी जितना ज्यादा होगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, तो डी जितना ज्यादा मीडियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी लेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब या मान लो NaCl लो, फॉर एग्जांपल NaCl सॉलिड, आप जानते हो आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है और उस क्रिस्टल में दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द आयनिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्रिस्टल के अंदर ये बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। अच्छे खासे स्ट्रांग बॉन्ड हैं। इसका मतलब आप अगर NaCl में Na+ और Cl- को अलग करना चाहो तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू सेपरेट दीज कैटायंस एंड एनायंस। You have to melt it, and the melting point of NaCl is nearly 800 डिग्री सेल्सियस, 800। अरे सुनो भैया मैं क्या बोल रहा हूं, सोडियम क्लोराइड के आयनों को अगर अलग करना है तो बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत से तब ये अलग होते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू मेल्ट, यू हैव टू हीट बियॉन्ड 800 डिग्री सेल्सियस, बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, then sodium chloride becomes molten form. Molten form means Na+ and Cl- they are separated out. छोड़ो हटाओ ये सब, क्यों हीट करोगे 800 डिग्री सेल्सियस। तो पानी लो, एक बीकर, नमक लो, घोल दो, गायब, टूट गया। क्यों टूट गया? अरे भैया क्यों टूट गया? पानी में तो हीट ना करना पड़ा, ऐसे टूट गया बड़े आराम से। अमूल माचो बड़े आराम से। अरे सुनो, तो क्या मतलब हुआ? NaCl में ऐसी क्या बात थी कि NaCl अगर सॉलिड स्टेट में, ये रहा नमक हथेली पर रखा, ये रहा ट्रिपल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इनको अलग करना है। अभी क्या है इनके बीच में? वैक्यूम या एयर है इनसाइड Na+ एंड Cl-। सो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एयर और वैक्यूम इज 1, D इज 1। D की वैल्यू 1 है फॉर रेयर मीडियम लाइक वैक्यूम और एयर। वैक्यूम के लिए तो परफेक्टली होता ही है ये 1, एयर के लिए भी 1 ले लेते हैं मान लो, बट पानी के लिए कितना है? 80। इन वाटर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है D इज नियरली 80, तो इसका मतलब Na+ और Cl- के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 80 टाइम्स रिड्यूस्ड। अगर आप पानी में डुबो रहो तो नाउ द मीडियम इज व्हाट? वाटर। तो वाटर मीडियम में अगर पानी में डुबो दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 80 गुना वैसे ही कम हो गए, Na+ Cl- सेपरेट आउट हो गए। हाइड्रेशन एनर्जी उसकी और लिबरेट होती है, तो बड़ी आसानी से वो हो जाते हैं सेपरेट आउट। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का, डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू इट्स वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर्मूला भी बताता है कि जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, आयनों में आसानी से वो टूट पाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट हियर। आफ्टर द सॉल्वेंट, थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नोट करो पहले इस पूरी बात को, नोट इट डाउन। थर्ड, हम पढ़ क्या रहे थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पर भी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन पर भी अल्फा डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ये बड़ा एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसको अलग से पढ़ेंगे तो लिख दो ब्रैकेट में, विल स्टडी इन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ।
कब पढ़ेंगे सर? अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मतलब इट डिपेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल स्टडी इन द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। थर्ड, फोर्थ, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे? अब टेम्परेचर तो आपने ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ लिया। ली चैटेलियर प्रिंसिपल में अगर कोई सब्सटेंस का डिसोल्यूशन अगर मान लो एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो फॉरवर्ड जाएगा तो अल्फा बढ़ेगा। तो इसका मतलब कोई सब्सटेंस का डिसोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक है तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा। इफ डिसोल्यूशन of substance in solvent is endothermic, if dissolution of substance in solvent is endothermic then टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा इंक्रीजेस। ऑब्वियसली अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीजेस। इन जनरल most electrolytes dissolution in water is endothermic। ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोल्यूशन पानी के अंदर एंडोथर्मिक है। सो अल्फा इंक्रीजेस with increase in temperature। तो गाइस इन जनरल मोस्ट इलेक्ट्रोलाइज्ड डिसोल्यूशन इन वाटर इज एंडोथर्मिक। तो अल्फा बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। हालांकि किसी केस में अगर क्वेश्चन कहता है कि डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा घटेगा। बट जनरली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोल्यूशन इन वाटर इज एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा की वैल्यू बढ़ती है इन मोस्ट केसेस। एंड द फिफ्थ, कॉमन आयन इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी ली चैटेलियर प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। क्या? इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन in presence of common ion degree of ionization मतलब अल्फा of weak electrolyte is suppressed। डबल पी आएगा, is suppressed। सही से लिख लें। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस्ड और डिक्रीज्ड। कैसे? चलिए इस बात को इलस्ट्रेट करते हैं। ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप नोट करो तो मैं हटाऊंगा, फिर ये बात लिखते हैं। आप क्या कह रहे हो? व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? इन प्रेजेंस ऑफ, लास्ट में है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड और डिक्रीज्ड। कैसे? एक बात समझते हैं। चलो मान लो ये कहते हैं एसिडिक एसिड एक्वस सोल्यूशन है, राइट? एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, पार्शियली आयोनाइज होता है CH3CO- प्लस H+। अब चूंकि ये एसिड है, डिसोशिएट हो रहा है तो के डिसोसिएशन लिखना चाहिए, बट जनरली एसिड के लिए हम के लिखते हैं। ये बात हम पढ़ेंगे, बट एक बहुत जनरल सी बात होती है। एसिड्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं?
वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K, वीक बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb, इन जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिसोसिएशन। तो एक तरीके से वीक एसिड का K डिसोसिएशन K से रिप्रेजेंट करते हैं। A स्टैंड्स फॉर एसिड और बेस के लिए Kb, यहां K लिख लो। सो व्हाट इज K? कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस into concentration of H plus upon concentration of CH3COH। तो गाइज ये है, देखो एक्सप्रेशन, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ये था, पार्शियली आयोनाइज था CH3CO माइनस में और H प्लस में। सब मजे में था, सब मजे में पड़े ये, क्योंकि आप जानते हो इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम फॉर एनी सिस्टम। अगर डिस्टर्ब ना करो तो ये सारी जिंदगी इसी इक्विलिब्रियम में निकाल देंगे, इतने खुश हैं अपने इक्विलिब्रियम से ये। बट आपने इसको डिस्टर्ब किया। मान लो इसमें आपने वो मिला दिया, इफ HCl गैस इज एडेड इनटू इट, आपने HCl गैस पास करा दी सॉल्यूशन में। अब पानी तो है ही, तो HCl पानी के प्रेजेंस मिलते ही पूरा ही टूट जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस। तो H प्लस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है, मान लो गैस मिला रहे हैं, गैस मिलाने से वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं, तो एक तरीके से H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब ध्यान दो जरा, पहला वाला इक्विलिब्रियम तो देखो, H प्लस की कंसंट्रेशन बाहर से आपने मिला दी HCl गैस मिलाने के बाद, तो H प्लस की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ाई, न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर तो वही है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू बढ़ गई, तो नाउ Q इज ग्रेटर देन K। H प्लस की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ी, न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर वही है, तो Q की वैल्यू बढ़ गई, और इफ Q इज ग्रेटर देन K, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही बैकवर्ड में शिफ्ट हुआ ये यूं, तो इसका मतलब जितना टूट रहा था C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, तो इसका मतलब जितना टूट रहा था उतना भी नहीं टूटेगा, बैकवर्ड आ गई रिएक्शन, अल्फा और घट गया, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज अल्फा इज डिक्रीज्ड। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड और डिक्रीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन है यहाँ? H प्लस, तो H प्लस इज कॉमन आयन। H प्लस इज कॉमन आयन। तो गाइज ये तरीका है, इस तरीके से आप कहते हो हम क्या बात बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सुनो। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? पूरी आयनिक में चलता रहेगा आपके सामने। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, इट इज सप्रेस्ड और डिक्रीज्ड। हमने प्रूव भी कर दिया, शो भी कर दिया कि अगर एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम था तो ये कंसंट्रेशन थी जो भी थी, आपने HCl गैस बाहर से मिला दी, तो कौन सा आयन नया इंट्रोड्यूस कर दिया? कॉमन आयन H प्लस। नहीं, Cl माइनस से प्रभाव नहीं पड़ रहा इस पर, क्योंकि Cl माइनस तो इक्विलिब्रियम में कहीं है ही नहीं। तो कॉमन आयन कौन है? H प्लस। तो H प्लस की प्रेजेंस के कारण कंसंट्रेशन में H प्लस बढ़ गया, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे ये तो पढ़ लिया आपने ली-चैटेलियर प्रिंसिपल में कि if concentration of the products are increased, equilibrium shifts in the backward direction. So because of H plus concentration increase, equilibrium shifted in the backward direction, and because of that, now what do you say? You say that alpha is suppressed or alpha is decreased. तो guys ये तरीका था, ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और कॉमन आयन इफेक्ट, तो हमने क्या बात कही? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, एंड द फर्स्ट फैक्टर इज, कौन सा बताया? डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज नियरली 1, ऑलमोस्ट 1 ही ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, HCl, NaOH सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज मच लेस देन 1। दूसरा हमने कहा सॉल्वेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तीसरा हमने ये कहा कि कंसंट्रेशन ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, बट कंसंट्रेशन को स्टडी नहीं किया, वो अलग से पढ़ेंगे इन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चौथा हमने कहा कि टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक,
अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा। यूजुअली यही होता है। मोस्ट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर इज एंडोथर्मिक एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ता है। एंड द लास्ट वन इज कॉमन आयन इफेक्ट, जस्ट आई इलस्ट्रेटेड। तो इसको ये नोट कीजिए, फिर बात करेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलिए बात करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जैसा कि हमने कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें एक होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो हेड ही लिखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये लिख लो एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, बात करेंगे। डाइल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लो कई बार आप ऐसे कहते हो ना कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को ही कई बार हम डाइल्यूशन बोल देते हैं। दिस वॉल्यूम इटसेल्फ इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो एक तरीके से V इज इक्वल टू मोल्स अपॉन कंसेंट्रेशन। अगर मोल्स कांस्टेंट रखें और मान लो सॉल्यूशन को पानी मिला करके, सॉल्वेंट मिला करके डाइल्यूट करें, या मान लो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करके हम कंसंट्रेशन चेंज करें, तो अकॉर्डिंगली डाइल्यूशन आल्सो विल चेंज। तो एक तरीके से कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो डाइल्यूशन घटेगा, और यदि कंसंट्रेशन घटेगी तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो एक तरीके से डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन वर्ड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। चलो बात करते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट AB ये है, डिसोशिएट हुआ A प्लस B माइनस। अब के डिसोसिएशन कैसे लिखते हो आप, वो तो पता है। मान लो कंसंट्रेशन C थी 0 इनिशियली, बट C1 माइनस अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो C अल्फा पता भी है। ये फॉर्मूला क्या है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मान लो इक्वेशन नंबर 1 नोट करते जाओ साथ के साथ। तो AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली आयोनाइज हुआ A प्लस में B माइनस में, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। के डिसोसिएशन इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर या डाइल्यूशन चेंज करने पर अल्फा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है एट मॉडरेट कंसंट्रेशन, आप कह सकते हो कि अल्फा इज मच लेस देन 1। थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने अल्फा इज मच लेस देन 1, कि अल्फा की वैल्यू 1 से काफी कम है। अगर ऐसा है तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, बिकम्स क्या, के डिसोसिएशन इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ के डिसोसिएशन अपॉन C, और यहां से हमें पता है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V डाइल्यूशन। तो एक तरीके से यूं भी कह सकते हैं हम कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट तो कांस्टेंट हुआ। तो 1 अपॉन C को हम किसके प्रोपोर्शनलिटी में ला सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में ऑफ V, वॉल्यूम मीन्स डाइल्यूशन। तो एक तरीके से इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, अगर सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, दैट इज V इंक्रीजेस और कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, अल्फा इंक्रीजेस। तो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करोगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी।
अच्छा, बढ़ के कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है। वी कैन शो इट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या कंसंट्रेशन घटाते हैं, अल्फा इंक्रीजेस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ता है ऑन डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। आप पहले यहां तक की बात लिखो, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी बताऊंगा। नोट इट डाउन। अब जैसे आपने इक्वेशन 1 यही तो लिखी थी। इक्वेशन 1 क्या थी? के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप इसे रीएडजस्ट करके लिखो, सी अल्फा स्क्वायर प्लस के डिसोसिएशन इंटू अल्फा माइनस के डिसोसिएशन इज इक्वल टू 0। मैंने एडजस्ट करके लिख दिया इसको। ये अल्फा है, यहाँ ये अल्फा है। अब इफ C is tending to 0, that is extremely dilute solution, मान लो C is tending to 0 and solution is extremely dilute solution। आपने बहुत डाइल्यूट किया। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही है, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर डाइल्यूट करते जाओगे सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन घटाना या डाइल्यूशन बढ़ाना एक ही बात होती है। तो अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो अल्फा बढ़ता है। अगर बहुत एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए, मतलब C is tending to 0, तो बताओ ये वाला टर्म तो फिर क्या हो गया? 0। तो फिर अल्फा बिकम्स व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू के डिसोसिएशन, तो अल्फा अप्रोचेज 1। कैसे? ये टर्म 0 हो गया, ये वाला दिख रहा है, और अल्फा की वैल्यू हो गई के डिसोसिएशन अपॉन के डिसोसिएशन, तो अल्फा विल अप्रोच 1। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट। तो अल्फा अप्रोचेज 1, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। कंप्लीटली डिसोशिएटेड और आयोनाइज्ड। तो कंक्लूजन क्या निकला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंक्लूजन ये निकला कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन डाइल्यूट करोगे तो अल्फा बढ़ेगा एंड इट अप्रोचेज 1 व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स एक्सट्रीमली डाइल्यूट। ऑन डाइल्यूटिंग solution of a weak electrolyte alpha increases and approaches 1 when solution becomes एक्सट्रीमली डाइल्यूट। सॉल्यूशन जो एक्सट्रीमली डाइल्यूट आता है, अल्फा अप्रोचेस 1 और अल्फा अप्रोच 1 कर रहा है, इसका मतलब इट इज एज गुड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो दूसरे शब्दों में मैं क्या बोल दूं, और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल दूं कि अ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट एंड सच डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हेन द अल्फा अप्रोचेस 1 फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट is called infinitely dilute solution। लिखो, a weak electrolyte starts behaving as strong electrolyte a weak electrolyte starts behaving as a strong electrolyte when solution becomes extremely dilute। Such solution is called infinitely
dilute solution, and such solution is called infinitely dilute solution. infinitely dilute का मतलब लिटरल मीनिंग मत लेना कि आपने एक सॉल्यूशन था उसमें पानी मिलाते गए, सारे समुंदर का पानी, ये महासागर वो महासागर सारा पानी मिला, अरे इतना नहीं। कंसंट्रेशन जब बहुत लो हो जाती है तो डाइल्यूशन एक्सट्रीमली लार्ज हो जाता है, तो अल्फा बढ़ते बढ़ते अप्रोचेस 1, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकती है, पूरा टूट जाएगा, और ज़्यादा थोड़ी टूटेगा। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1। तो यही बात तो कह रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सॉल्यूशन बिकम्स एक्सट्रीमली डाइल्यूट, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी मेजरमेंट से मालूम पड़ता है कि सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है या कितना उसकी कंसंट्रेशन उस मोमेंट पर है। एंड कंक्लूजन, मेन पॉइंट, जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे अल्फा बढ़ेगा और अल्फा अप्रोचेस 1 व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स एक्सट्रीमली डाइल्यूट एंड सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे केसेस में वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई आपसे पूछे कि सर एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकता है क्या? यस कर सकता है, व्हेन द कंसंट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो। कोई कहे कि सर ये अमोनिया एक वीक बेस है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर सकता है? कर सकता है, व्हेन द सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन अप्रोचिंग टू 0, वेरी वेरी लो। In that case, even a weak electrolyte starts behaving as strong electrolyte. यही है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एक लाइन में अगर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलना हो तो क्या बोलोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन घटाओगे, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाओगे, अल्फा बढ़ेगा एंड इट अप्रोचेस 1 व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स एक्सट्रीमली डाइल्यूट एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये था गाइस, याद रखें ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। आफ्टर दिस शुरुआत में कुछ हम डेफिनेशन ही पढ़ते हैं इसमें। लेट अस टॉक अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस के लिए कई थ्योरीज हैं, जैसे कई बच्चे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते भी हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में जैसे लुईस एसिड बेस अप्रोच पढ़ते हैं। हालांकि सबसे पुरानी सबसे बेसिक फंडामेंटल अप्रोच है आर्हीनियस अप्रोच। लिखो हेडिंग एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड्स एंड बेसिस में सबसे पहली थ्योरी है आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी सबसे सिंपल है। एसिड वो होते हैं जो पानी में डुबोने पर H+ फर्निश करें, प्रोड्यूस करें, और बेस वो हैं जो पानी में डुबोने पर OH- प्रोड्यूस करें। अब यहाँ आर्हीनियस की अप्रोच में सबसे बड़ी कमी ये है कि वाटर का होना जरूरी है। तो एसिड्स विच प्रोड्यूस और फर्निश H+ आयंस इन वाटर, पानी में डुबोने पर जो H+ जनरेट करें वो एसिड्स हैं। जैसे एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH, इस टाइप के एग्जाम्पल्स, HClO4 एटसेट्रा, ये सब आर्हीनियस एसिड्स हो गए। अच्छा, बेसिस कौन होते हैं इस परिभाषा के हिसाब से? जो OH- प्रोड्यूस करे, जो विच प्रोड्यूस OH- इन आयंस इन वाटर। पानी में जो डुबोने पर OH- प्रोड्यूस करें, मतलब ऐसे कंपाउंड जैसे जिनमें OH दिखता हो, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
बेरियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल हो गए आर्हीनियस एसिड्स एंड आर्हीनियस बेसिस के। हमारे लिए सेकंड अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट। 3 अप्रोच होती हैं कॉमनली, आर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी अप्रोच या ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, और तीसरी लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में इन केमिकल बॉन्डिंग। तो वो केमिकल बॉन्डिंग में कवर अप होती है जहाँ पर लोन पेयर का डोनर बेस है और लोन पेयर का एक्सेप्टर एसिड है। लुईस एसिड बेस अप्रोच में हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंट यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लोरी अप्रोच। This is important here. So we are going to talk about the Bronsted-Lowry approach. Bronsted-Lowry approach के हिसाब से एसिड कौन? एसिड which donates H plus और donates proton। H plus तो क्या होता है? प्रोटॉन ही तो होता है। जो प्रोटॉन डोनेट करे या H plus डोनेट करे, और बेस कौन? जो प्रोटॉन या H plus को एक्सेप्ट करे, विच एक्सेप्ट्स H plus। एसिड कौन? जो H plus का डोनर। बेस कौन? जो H plus का एक्सेप्टर। अब 2 स्पीशीज मिलाओगे आपस में, तो अगर एक H plus का डोनर है तो वो एसिड और दूसरा H plus का एक्सेप्टर है तो वो बेस हुआ। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, HCl को पानी में डुबो दो, HCl पानी में डुबोते ही ये इस टाइप का सिंबल। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है एक्चुअली, बट अगर इस तरह का सिंबल बनाते हैं कि फॉरवर्ड एरो बहुत बड़ा और बैकवर्ड बहुत छोटा, इसका मतलब तो मालूम है ना। ये बात केमिकल इक्विलिब्रियम में बताई जाती है बच्चों को कि अगर इस तरह का सिंबल है तो इक्विलिब्रियम इज हाईली शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ली चैटिंग प्रिंसिपल में ये सब बातें पढ़ी थी हमने। तो जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लगभग पूरा ही टूट जाता है, तो H plus डोनेट कर दिया इसने H2O को, तो क्या बन गया? Cl माइनस और H3O प्लस। H3O प्लस तो एक तरीके से एक्वस लिखेंगे यहां पर। ध्यान दो, तो ये HCl कौन? एसिड है। कौन सा एसिड? ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड लोरी अप्रोच है ये। ब्रॉन्स्टेड लोरी अप्रोच में ये एसिड एंड H2O इज व्हाट? बेस। वाई बेस? HCl H plus लूज कर रहा है, लूज करने के बाद Cl माइनस बनाया, तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। अच्छा, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन को कंसीडर करें तो ये भी एसिड एंड बेसिस में होंगे आपस में। कैसे होंगे? पहले ये बात लिखो, मैं ऊपर नोट करूंगा ये सब पॉइंट्स, आप पहले एक बार नोट करो ये सब, नोट इट डाउन। इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं अगेन। जैसे यही HCl प्लस वाटर, ये एरो इंडिकेट्स दैट दिस इक्विलिब्रियम इज हाईली शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इक्विलिब्रियम इज हाईली शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बनाया इसने? Cl माइनस, और क्या बनाया इसने? H3O प्लस। ये हो गया एसिड, इसको एसिड 1 बोल दो। क्यों सर एसिड 1 क्यों? एक और एसिड है इसमें। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये एसिड और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए H2O इज बेस, तो इसे बेस 1 बोल दो। बैकवर्ड रिएक्शन भी तो हो रही है, हालांकि बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सटेंट नेग्लिजिबल है। मेनली रिएक्शन इज शिफ्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस एरो का मतलब ये है कि दिस इक्विलिब्रियम इज हाईली शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट बैकवर्ड डायरेक्शन में भी देखें तो Cl माइनस जो है वो H प्लस एक्सेप्ट करके HCl बना रहा है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस, तो ये हो गया बेस 2, और H3O प्लस ने H प्लस लूज किया है, तो दिस इज एसिड 2।
एसिड 1 बेस 1 बेस 2 एसिड 2। तो एक तरीके से इनको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, जैसे HCl एंड Cl माइनस, दे आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे ही मैं एक बार चेक करूं कट तो ना रहा ऊपर से, नहीं बच गया, ठीक। तो H2O एंड H3O प्लस ये भी कहलाते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। Conjugate acid base pair. So what is a conjugate acid base pair? The pair of species which differ by one proton is conjugate acid base pair. ध्यान दो, द पेयर ऑफ स्पीशीज विच डिफर बाई वन प्रोटॉन मतलब एक H प्लस, 1H प्लस। तो दो स्पीशीज जिनमें एक H प्लस का, केवल एक H प्लस का, 2H प्लस का नहीं, 3H प्लस का नहीं, एक H प्लस का डिफरेंस हो तो वो कहलाएंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो देख लो HCl और Cl माइनस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, एक H प्लस का डिफरेंस, H2O एंड H3O प्लस में एक H प्लस का डिफरेंस है, तो ये कहलाएंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। नोट करें पूरी बात। अच्छा, यहीं पे चूंकि ये रिएक्शन इज फॉरवर्ड शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑलमोस्ट कंप्लीटली शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही तो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, और ये बैकवर्ड में बहुत नेग्लिजिबल आ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वीक एसिड एंड वीक बेस। तो प्रोडक्ट का Cl माइनस है H3O प्लस इज वीक, और HCl और H2O यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब कई बार बच्चों को कुछ तो आइडिया होता है पहले से, सर वाटर स्ट्रॉन्ग बेस, सर वाटर स्ट्रॉन्ग बेस कहां है? अरे भैया वो डिपेंड करता है, वाटर कैन बिहेव एज बेस, वाटर कैन बिहेव इन सम अदर रिएक्शन एज एन एसिड, वाटर इन सम रिएक्शन कैन एक्ट एज वीक बेस, water in some other reaction can act as a weak strong base, water in some other reaction can act as weak acid, water in some other reaction can act as a strong acid. It all depends on दूसरा वाला कौन है। एक स्पीशीज किसी रिएक्शन में एसिड हो सकता है तो किसी और रिएक्शन में बेस हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स के बाजू वाला कौन है, किससे रिएक्शन कर रहा है वो। तो ध्यान दो, HCl पानी के साथ रिएक्शन करके कंप्लीटली फॉरवर्ड जाता है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुए और ये वीक एसिड वीक बेस हुए। ये तो पता ही है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया। क्या बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए नोट, क्या पॉइंट एज ए नोट निकल के आया ये पॉइंट कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वीक एसिड वीक बेस। रिएक्शन उस दिशा में जाती है, कोई एसिड बेस रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है विच प्रोड्यूसेस वीकर एसिड एंड वीकर बेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एन एसिड बेस, ये हटा देते हैं, इसको एक मिनट हटा दें, ये लिख चुके हो आप। एन एसिड बेस रिएक्शन, an acid base reaction moves in the direction which produces weaker acid and weaker base। कोई एसिड बेस रिएक्शन किस दिशा में मूव करेगी, मूव्स इन द डायरेक्शन विच प्रोड्यूसेस वीकर एसिड एंड वीकर बेस। HCl और H2O अगर बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में जा रहे हैं, और आपको तो पता है कोई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना लार्ज होगा, रिएक्शन इज शिफ्टेड मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो ये जैसे एग्जांपल देखो इसी का, फॉर एग्जांपल
कोई ऐसे कह दे HA प्लस बी, A माइनस प्लस BH प्लस, मान लो ऐसे कोई रिएक्शन हो और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए कि इक्विलिब्रियम 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 भैया 4, सच ए लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इतना लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो रिएक्शन इज कंप्लीटली शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सच लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ensures that reaction is almost completely shifted in forward direction. इतना लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका मतलब रिएक्शन इज कंप्लीटली शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो ये वीकर एसिड वीकर बेस होने चाहिए थे और इनने H प्लस लूज किया है, तो ये हुआ एसिड, ये हुआ बेस और ये हो गए स्ट्रॉन्ग। आगे समझ में क्यों? अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी लार्ज है तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड मेनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्टेंट्स विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड प्रोडक्ट्स विल बी वीक एसिड वीक बेस। और यहां पर एक तरीके से ये बेस है और ये एसिड है, बट दोनों क्या हैं? वीक हैं, वीक। आगे बात समझ में? तो एसिड बेस रिएक्शन उस दिशा में मूव करती है विच प्रोड्यूसेस वीकर एसिड एंड वीकर बेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से ये बात आपको याद रखनी है। और ध्यान दें, वाटर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हो सकता है किसी और रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव करे, हो सकता है वीक एसिड की तरह बिहेव करे, हो सकता है वीक बेस की तरह बिहेव करे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वाटर किस पर्टिकुलर सब्सटेंस से केमिकल रिएक्शन कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट आया, एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनाते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एक पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। इसका मैं एक एग्जांपल और लूंगा, जैसे ये तो बहुत लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया तो हमने ऐसे बोल दिया, अगर बहुत स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता तो क्या बोलते? लिखो पहले पूरी बात। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, मान लो कोई HX प्लस वाई, H मान लो X माइनस प्लस YH प्लस, ऐसा कुछ बन गया। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ दे दिया 10 की पावर -3, स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू। इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज नॉट शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रादर इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुए, उसमें भी कौन? इसने H प्लस लूव किया तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर एसिड। और ये मान लो ये एसिड है और ये बेस है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, मगर दोनों क्या हैं? वीक, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट होती है विच प्रोड्यूसेस वीकर एसिड एंड वीकर बेस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, यहीं पे एक बात और ध्यान रखनी है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। अगर किसी एसिड में से एक H प्लस रिमूव कर दो, ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच का ब्रॉन्स्टेड एसिड अगर कोई है, उसमें से एक H प्लस लूज कर दो तो क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस। तो मान लो ऐसे पूछ लें, राइट
कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। मान लो ऐसे पूछ लें, जैसे अमोनिया, जैसे NH4+, जैसे CH3COOH, जैसे OH-। अगर ये एसिड्स हैं, इनको एसिड्स ले लिया मान लो, तो कंजुगेट बेस क्या हुआ, एक H+ रिमूव करो। कंजुगेट बेस लिखना है तो क्या करें, NH2-, कौन NH3, कौन CH3COO-, एक H+ रिमूव करना है, कौन O2-। ये हो गए कंजुगेट बेसिस। These are conjugate bases for the given acids। और मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे, राइट कंजुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट कंजुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो कंजुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग जैसे कौन, मान लो H2O, मान लो इस तरीके से N3-, और मान लो एग्जाम्पल CH3COH। क्या है, एक प्रोटॉन जोड़ना है। अगर कंजुगेट एसिड्स लिखने हैं इनके तो एक H+ जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या बनना, H3O+। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसमें एक H+ जोड़ो, ओनली 1 H+ का डिफरेंस होता है, तो क्या NH2-, इमाइड आयन। ये इमाइड आयन कहलाता है, IMID, एमाइड नहीं, इमाइड। एमाइड तो क्या होता है, NH2-। और ये क्या बन गया, एक H+ लोगे तो CH3COOH2+। तो गाइज ये हैं कंजुगेट एसिड्स। तो गाइज ये हैं कंजुगेट एसिड्स ऑफ द गिवन स्पीशीज। तो इस तरीके से आप कंजुगेट एसिड बेसिस लिखते हो। नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे कह दे, विच इज आर नॉट कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। ए जैसे कौन, HCl एंड मान लो NaCl। B H3PO4 plus Na3PO4। C जैसे H3PO4 plus NaH2PO4। D H3PO2 एंड मान लो ऐसे ले लो NaH2PO2, ऐसे ले लो बल्कि H3PO3 प्लस NaH2PO3। ये 4 पॉइंट्स हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि विच इज आर नॉट द कंजुगेट एसिड बेस पेयर। नॉट बताना है। देखो ये तो है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। HCl का कंजुगेट बेस कौन होगा, Cl-। अब Cl- फ्री फॉर्म में थोड़ी होगा, आयन कोई फ्री फॉर्म में थोड़ी अवेलेबल होता है, किसी सॉल्ट के फॉर्म में होगा ना। NaCl है तो ठीक है,
यस दिस इज द कंजुगेट एसिड बेस पेयर। हमें तो बताना है जो नहीं है। H3PO4 एंड Na3PO4, हाँ ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। क्यों? 3 प्रोटॉन का डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द 3 प्रोटॉन्स। नहीं, हमें एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस देखना है। वी हैव टू सी ओनली 1 प्रोटॉन डिफरेंस। तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। हाँ ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है क्योंकि H3PO4 में 3 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, इसमें अभी भी 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 प्रोटॉन। तो यस ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इनकी स्ट्रक्चर्स का जरूर ध्यान रखें थोड़ा सा। तो आंसर इज बी। बस यही आंसर था। ये तो चलो पॉइंट हो गया। एक और नोट करके लिखो, ये यहां पता होना चाहिए। जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये मैंने पहले बताया हुआ है। ये केमिकल बॉन्डिंग है, बच्चों को पता भी होता है। ये मोनोप्रोटिक एसिड है, ये डाइप्रोटिक एसिड है, ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज फॉस्फोरस एसिड। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक एसिड। कैसे स्ट्रक्चर ये होती है इसकी? O से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन हैं वो सब एसिडिक हाइड्रोजन हैं। 3 एसिडिक H पर मॉलिक्यूल। 3 एसिडिक हाइड्रोजन हैं तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? तो बेसिसिटी इज 3। फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 हो गई। बेसिसिटी का मतलब ये 3 मोल OH- से रिएक्शन कर सकता है। जरा यहां देखो, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये H है। यही 2 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो ये डाइबेसिक एसिड हुआ। डाइबेसिक एसिड और डाइप्रोटिक एसिड, तो बेसिसिटी कितनी हुई? 2। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। और ये एक मोनोप्रोटिक एसिड है। आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो देखो इस तरीके से, OH, ये H और ये H, यही एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एक मोनोबेसिक एसिड है या मोनोप्रोटिक एसिड। इसकी बेसिसिटी केवल 1 है। ये केवल एक ही OH- से रिएक्शन कर सकता है। ये 2 मोल OH- से रिएक्शन करता है पर मोल ऑफ द एसिड, और इसका 1 मोल 3 मोल OH- से रिएक्ट कर सकता है। तो गाइस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये यहां याद रहना जरूरी है। ये 3 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं थे, इसमें से एक ही था जो कि Na+ ने उड़ा दिया। ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं हैं, ये रिड्यूसिंग नेचर के हाइड्रोजन हैं। वो चलो हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम बात करेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री की। नोट करो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे हम बात करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगेन एक नोट लिखेंगे कि अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक, वेरी वीक। और यदि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंजुगेट एसिड क्या होगा? वीक। तो लिखो कंजुगेट बेस of very strong acid
is a weak base and vice versa. अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका कंजुगेट बेस जो है वो वीक होगा। जैसे कौन? HClO4, HI, HBr, HCl, इस टाइप के एग्जाम्पल। अगर ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो इसका कंजुगेट बेस कौन? ClO4 माइनस, I माइनस, Br माइनस, ये सब क्या हैं? वीक बेसेस। तो ध्यान दो, I माइनस, ClO4 माइनस, Br माइनस, ये वीक बेसेस हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस काफी वीक होता है। और सेकंड पॉइंट देखो, अगर कंजुगेट बेस ऑफ द वेरी वीक एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कंजुगेट बेस ऑफ अ वेरी वीक एसिड is a strong base, is a strong base and vice versa। बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट। बहुत ही वीक एसिड जैसे कौन? अमोनिया। और जैसे कौन? जैसे CH4। नाम के एसिड हैं, एसिड में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है इनकी एसिड की तो। और जैसे कौन? जैसे H2। और जैसे कौन? जैसे OH माइनस। सर OH माइनस तो बेस होता है। अरे एक एसिडिक हाइड्रोजन तो है ना, तो कह तो सकते ही हैं एसिड। तो इनके जो कंजुगेट बेसिस होंगे ये बहुत वीक एसिड्स हैं, एक्सट्रीमली वीक। एसिड्स, तो ये एक्सट्रीमली वीक एसिड्स हैं, तो इनके कंजुगेट बेस क्या होंगे? बहुत ही वीक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जैसे कौन? NH2 माइनस। जैसे कौन? CH3 माइनस। जैसे कौन? H माइनस। जैसे कौन? O2 माइनस। वेरी स्ट्रॉन्ग। अमाइड आयन, मिथाइल कार्बन आयन, H माइनस, ऑक्साइड आयन, दे आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो बहुत वीक एसिड्स के जो कंजुगेट बेसिस होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। बट ये एक तरीके का कंफ्यूजन है अमंग द स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने ये बातें हो सकता है पहले से पढ़ी भी हों, बट कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। वो ऐसे याद कर लेते हैं कि वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एंड वाइस वर्सा। जरूरी नहीं है। बहुत वीक एसिड होगा तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। नॉर्मली वीक एसिड होगा, नॉर्मल वीक एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस भी वीक ही होगा। लिखेंगे इस बात को थर्ड करके। पहले यहां तक की बात नोट करो, नोट इट डाउन। Third, conjugate base of a normal weak acid is a weak base। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंजुगेट बेस ऑफ ए नॉर्मल वीक एसिड, अगर बहुत एक्सट्रीमली वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। बट अगर नॉर्मल वीक एसिड है तो सर हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मल वीक एसिड है? वो थोड़ा याद करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली जो है वो नॉर्मल वीक एसिड होते हैं तो उनके कंजुगेट बेस भी वीक होते हैं। एक फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट करके ये याद रखो। फॉर ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर, फॉर ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर एक फॉर्मूला होता है Ka ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ कंजुगेट बेस।
इज इक्वल टू KW। अभी तो हमने बताया भी नहीं कि व्हाट इज KW। एक्चुअली KW कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू 10 की पावर -14 लेते हैं। ये कांस्टेंट होता है एट ए 25 डिग्री सेल्सियस, तो 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर समझ में ना आ रहा है ये क्या चीज़ है, ये KW क्या है। हमने पढ़ाया कहाँ है ये सब? नहीं पढ़ाया। अभी आएंगे इस पर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पर तो पूरा मतलब काफ़ी लंबा डिस्कशन चलता है हमारा। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर सेल्फ आयोनाइज होता है, Ka कैसे फाइंड आउट करें, Kb कैसे फाइंड आउट करें, pH कैसे डिफाइन करें, वो सब चीज़ें आएंगी। अभी वो तो बात करनी बाकी है। तो अभी तो हम आपको बस ये कह रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लो आप किसी एसिड का। अब ये तो मैंने बताया हुआ है आपको कि कोई वीक एसिड है या वीक बेस है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं K डिसोसिएशन। एसिड के लिए K डिसोसिएशन हम Ka ले लेते हैं, Ka, A स्टैंड्स फॉर एसिड। और यदि कोई बेस है तो हम Kb लेते हैं। तो जो एसिड है Ka उसका, और उसी का कंजुगेट बेस जो है उसका Kb का प्रोडक्ट KW के बराबर होता है, विच इज द कांस्टेंट वैल्यू 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल अ नॉर्मल वीक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COH, जिसका K जो है वो 10 की पावर -5 के ऑर्डर का है। और लो मैं एग्जैक्टली ले ही लेता हूं, नियरली 2 × 10⁻⁵ है। एसिडिक एसिड का जो K है, एक नॉर्मल वीक एसिड है, वो 2 × 10⁻⁵ है। ठीक है, तो अगर एसिडिक एसिड अगर एसिड है, अगर ये एसिड है तो CH3CO- क्या हुआ? उसका कंजुगेट बेस। अगर CH3COH एसिड है तो CH3CO- क्या हुआ? उसका कंजुगेट बेस। तो गाइस वो कंजुगेट बेस हुआ। इसके लिए तो हमने K डिफाइन किया था, इसका हम Kb डिफाइन कर रहे हैं। तो जरा देखना, तो Kb कितना हुआ इस बेस का, CH3CO- का, ये कंजुगेट बेस है ना। कितना हुआ Kb? KW/K 10 की पावर -14 अपॉन व्हाट इज K? 2 × 10⁻⁵, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 × 10 की पावर -9, नहीं 0.5 × 10⁻⁹, तो 5 × 10⁻10 हो गया, ये 8 हो गया। हाँ, 0.2 × 10⁻⁴ 10। देखना स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू। क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज CH3CO- is a weak base. That is CH3CO- is a weak base. तो होगी ना बात ये। तो कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल वीक एसिड, अगर एसिडिक एसिड लिया है जो कि एक वीक एसिड है, देख लो कि A की वैल्यू 10 की पावर -5 का ऑर्डर है, तो उससे कंजुगेट बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग, कहाँ का स्ट्रॉन्ग, वो तो और भी वीक है। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया? Kb कितना आ गया? 10 की पावर -10 का ऑर्डर। और 10 की पावर -10 का ऑर्डर इंडिकेट दैट इट इज अ वीक बेस। तो बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स रट लेते हैं और फटाफट आंसर भी देते हैं। कोई वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। और कोई वीक बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। नहीं है स्ट्रॉन्ग। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, और बहुत ही वीक एसिड हुआ तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और नॉर्मली वीक एसिड हुआ तो उसका कंजुगेट बेस भी क्या होगा? वीक ही होगा। कॉन्सेप्ट सुधार लो, अगर मान लो पहले पढ़ा है और स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ते हैं ये सब, तो अच्छे से इस बात को समझें। तो गाइज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था, बहुत अच्छा पॉइंट था, ये याद रखें। तो ये तरीका था, इस तरीके से आप ये बात कहते हो कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाले पॉइंट्स।
तो ये तो हुआ ये एक और अप्रोच है जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच तो हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट लुईस एसिड बेस अप्रोच। हाँ, लेकिन पढ़ चुके हैं, बट एक बार ब्रीफली टच करते हुए निकलेंगे। हेडिंग लिखो लुईस एसिड बेस अप्रोच। पहले ये नोट कर लो पूरा। लुईस एसिड बेस अप्रोच। लुईस एसिड कौन होता है? विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एलपी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लुईस बेस कौन? और लुईस एसिड के बहुत सारे कॉमन एग्जांपल पढ़े हैं, जैसे BeCl2, BeF2, जैसे PCl5। ये सब लुईस एसिड तो हैं। H+, ये सब एग्जांपल ही तो हैं। Cobalt3+, Cobalt2+, एटसेट्रा। ये सब लुईस एसिड्स ही तो हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लुईस बेस लोन पेयर डोनर, वो एक्सेप्टर हैं, ये डोनर हैं। जैसे कौन? अमोनिया लोन पेयर है ना, H2O है ना लोन पेयर डोनर। तो इस टाइप के एग्जांपल्स जो होंगे एटसेट्रा, ये लोन पेयर डोनर हो गए। तो इस तरीके से आप लुईस एसिड बेस अप्रोच की बात करते हो। लुईस एसिड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नोट करके लिख भी लेंगे। बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। ये प्रोटॉन लूज नहीं करता, आर्हीनियस एसिड नहीं है। इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इट इज अ लुईस एसिड। तो ये एक लुईस एसिड है, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। जैसे कौन? H3BO3। क्या स्ट्रक्चर है? BOH थ्राइस। ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करता है, ये लुईस बेस हुआ, तो ये लुईस एसिड हुआ और बनाता है BOH4 माइनस, लाइक दिस। तो बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इट इज अ लुईस एसिड। और मोनोबेसिक एसिड है, इट इज अ लुईस एसिड, ब्रैकेट में मोनोबेसिक एसिड। हालांकि इसकी फॉर मोर डिटेल्स केमिकल बॉन्डिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वेरियस टाइप के इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर भी की थी, सारी बातें पढ़ी थी हमने लुईस एसिड बेस में। तो ये थी एसिड बेस अप्रोच। तो गाइस इस तरीके से आप ये बात अच्छे से समझेंगे। आज बस यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। दैट्स इट फॉर नाउ।